ये ऐसा मत करो महाराज का भाग 7 और 8 है। आपको पहले 3 भागों के लिंक पिन किए गए कमेंट और विवरण में मिलेंगे। अब संक्षेप में वापस आते हैं। अगला दृश्य, ग्रैंड की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद जब उनका पहला मुकदमा चला, प्रिंस ग्रैंड ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं रोजाना महामहिम से मिलने जाता था क्योंकि मुझे उनकी सेहत की चिंता थी। ये कैसा अपराध है? अगर एक अच्छा बेटा होना अपराध है तो यही सही। रोसेटा चिल्लाई, यहाँ समस्या यह नहीं है। मामले को उलझाओ मत। आप अपने अधीनस्थ के पास मौजूद लूनाबेरी को कैसे समझाएंगे और महल के बाहर बने उस जादुई घेरे के बारे में क्या कहेंगे? काउंट ने कहा, महाराज इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा, महाराज ऐसा लगता है कि उनके अधीनस्थ ने लूनाबेरी खुद खरीदी है। जांच के नतीजों के अनुसार राजकुमार ग्रैंड और उनके अधीनस्थ के बीच कोई संपर्क या लेन देन नहीं हुआ था। रोसेटा ने सोचा, कैसी जांच? संदिग्ध तो पहले ही मर चुका है। उसने पूछा, फिर आप कैसे समझाएंगे कि राजकुमार अचानक आधी रात को महल से क्यों चले गए? उस काले जादूगर और शूरवीरों का क्या हुआ जो महल के बाहर राजकुमार आर्मंड पर हमला करने की ताक में थे? काउंट ने जवाब दिया, महामहिम मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे, इसलिए वे तय समय से पहले ही स्वास्थ्य लाभ के लिए निकल पड़े। बस इतना ही था। उसने सोचा, एक तुच्छ नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई अंदर कूदने की? फिर उसने कहा, दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। राजकुमार आर्मंड को कैसे पता चला कि राजकुमार ग्रैंड आधी रात को महल छोड़कर चले गए थे? क्या राजकुमार आर्मंड ही राजकुमार ग्रैंड की यात्रा को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, ताकि उन पर हमला करके उन्हें बिना किसी निशान के गायब कर सकें? रोसेटा चिल्लाई, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। राजकुमार ग्रैंड एक विशाल जादुई घेरे के साथ राजकुमार आर्मंड का इंतजार कर रहे थे। काउंट ने उससे कहा, घटनास्थल की जांच करने पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जज ने कहा, चुप रहो, प्रस्तुत साक्ष्यों और बचावों के आधार पर यह नतीजा है। वास्तव में कुछ ऐसे तत्व हैं जो संदेह पैदा करते हैं। हालांकि स्पष्ट और ठोस सबूतों के अभाव में अदालत इस समय राजकुमार ग्रैंड पर फैसला सुनाने से परहेज करेगी। दोनों पक्षों को दूसरे मुकदमे में ठोस सबूत पेश करने होंगे। राजकुमार ने उससे कहा, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ पहला मुकदमा है। रोसेटा ने सोचा, क्या बात है, वह घमंडी बदमाश हमारे पास से क्यों गुजर रहा है? काउंट ने उन पर मुस्कुराकर कहा, और दोनों दंड रह गए। रोसेटा चिल्लाए, क्यों? वो छोटी सी, यही रुक जा, बुढ़े अपनी उम्र का व्यवहार कर क्यों नहीं करता? राजकुमार ने कहा, शांत हो जा, आराम कर। उसके बाद राजकुमार ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वेलेरियन ने सोचा, मैं इसकी कल्पना जरूर कर सकता हूँ। राजकुमार ने रोसेटा के नियंत्रण खोने की अफवाहों को खारिज करने की बात कही थी। हमें ग्रैंड के कमरे से अपराध सिद्ध करने वाले सबूत ढूंढने होंगे। मैं इसकी जांच करूंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी सहयोग करोगे। वेलेरियन ने सोचा, वो तो पहले से ही रोसेटा से शादी का नाटक कर रहा है। फिर उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं रोसेटा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके बाद राजकुमार ग्रैंड के कमरे में वेलेरियन ने सोचा, ये दर्पण, मुझे एक हल्की लेकिन अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर उसने एक जादू किया। अगले ही पल उसने कहा, यह एक द्वार है, दूसरी तरफ एक छिपा हुआ कक्ष है। राजकुमार ने कहा, वह इसे महल के अंदर कैसे छिपा पाया? एक शूरवीर ने उससे कहा, महाराज वहां देखो, ये लूनाबेरी है। राजकुमार ने यह भी कहा, यहाँ काले जादू और श्राप के निशान भी बिखरे पड़े हैं। उसने सोचा होगा कि हमें उसके गुप्त कक्ष का पता कभी नहीं चलेगा। शुक्रिया, ये सब तुम्हारी बदौलत है। वेलेरियन ने जवाब दिया, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा, क्योंकि मैं जल्द ही रोसेटा को तुमसे छीनने की योजना बना रहा हूँ। दूसरी ओर रोसेटा बोली, उठो, अपनी कमर सीधी करो, अपनी पकड़ मत खोना। मैंने कहा था कि कोई मौका मत छोड़ना। आखिरी राउंड 10 और नीचे की ओर वार। लूनेला ने जवाब दिया, लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि यह आखिरी राउंड है। रोसेटा ने कहा, तुम्हारा पोस्चर सही नहीं था, इसलिए इसे नहीं गिना गया। अब शुरू करो। कुछ देर बाद रोसेटा ने कहा, अच्छा काम किया, चलो थोड़ा आराम करते हैं। लूनेला ने पूछा, मास्टर, ब्रेक के दौरान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप बचपन से ही ग्रैंड मैच के दोस्त थे, क्या ये सच है? रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ, हम बचपन से ही साथ साथ पले बड़े हैं। रोसेटा ने सोचा, मुझे ये पूछने के लिए माफ कीजिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रैंड मैच के मन में आपके लिए भावनाएं हैं? क्या वेलेरियन के मन में मेरे लिए भावनाएं हैं? अगले ही पल रोसेटा हंसने लगी और बोली, माफ कीजिए, ये सोचना ही इतना हास्यास्पद था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे ये सुनने की आदत है क्योंकि वेलेरियन और मैं बहुत करीब हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लूनेला बोली, नहीं, मैंने तुमसे ऐसा इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम दोनों बहुत करीब हो। पिछली बार जब हम शराब पी रहे थे तो ग्रैंड मैच तुम्हें एक खास नज़र से देख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को देख रहा है। रोसेटा ने सोचा, क्या वेलेरियन आमतौर पर मुझे कैसे देखता होगा? वो हमेशा मेरे प्रति दयालु रहा है।
नामुमकिन है, उसने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, उसके मन में मेरे लिए कोई भावनाएं हो ही नहीं सकती। लुनिला बोली, अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो शायद मैंने गलतफहमी जताई होगी। थियो आया और बोला, मैं हूँ। लुनिला ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगा था कि तुम व्यस्त हो। थियो ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो? तुमने कल पार्टी के लिए साथ मिलकर कपड़े चुनने का वादा किया था। रोसेटा ने कहा, ठीक है, मैं भूल गई थी, मैं पूरी तरह से भूल गई थी। थियो ने टिप्पणी की, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हमारे सारे वादे याद हैं। रोसेटा ने सोचा, माफ करना, मैं भी यहाँ हूँ। लुनिला ने पूछा, क्या तुम भी कल पार्टी में आ रहे हो? रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल सही, मैं आर्मंड के साथ जाऊंगी। तभी उसे याद आया कि ग्रैंड के दूसरे मुकदमे से पहले सम्राट ने एक पार्टी का आयोजन किया था ताकि ये दिखाया जा सके कि शाही परिवार अब भी उतना ही मजबूत है। आर्मंड और मुझे दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों से नफरत है, लेकिन चूंकि ये खुद सम्राट ने आयोजित की थी, इसलिए हमने उसमें जाने का फैसला किया। लुनिला ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए, हम महामहिम और रोसेटा से कम नहीं हो सकते। चलो एक जोड़े के लिए कोई शानदार पोशाक देखते हैं। आप थियो, हमें जाना है। रोसेटा ने सोचा, वो जरूर ऊर्जा से भरपूर है। फिर उसे लुनिला की बातें याद आई। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैलेरियन नहीं। अगले दृश्य में दोनों पार्टी में पहुंचे रईसों ने फुसफुसाते हुए कहा, उस नौकरानी ने उस पर लीड लगाकर जैकपॉट मार लिया, कितना भाग्यशाली है। राजकुमार ने कहा, प्रणाम महाराज। रोसेटा ने भी कहा, प्रणाम महाराज, और अपना परिचय दिया। सम्राट ने उत्तर दिया, तुम देर से आए हो, आर्मंड, जल्दी करो और मेरे बगल में बैठ जाओ। रोसेटा ने सोचा, जैसा मैंने सोचा था, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजकुमार ने उत्तर दिया, माफ करना, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं तब बैठूंगा जब मेरे साथी के लिए भी कुर्सी तैयार हो जाएगी। मैं अभी माफी मांगता हूँ। रोसेटा ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा करना ठीक है? राजकुमार ने जवाब दिया, उत्तराधिकार समारोह शुरू हो चुका है और मेरे अलावा किसी और को इसकी पात्रता नहीं है। रोसेटा ने कहा, फिर भी। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ करना, तुम एक हीरो हो जिसने कई बार मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे अपने पिता की जगह माफी मांगने दो। रोसेटा ने सोचा, मैं उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर सकती हूँ, यहाँ तक कि पिछले जन्म में उपेक्षित और तिरस्कृत होने का जो दर्द मुझे हुआ था, वह भी उसकी गर्माहट से दूर हो गया है। उसने जवाब दिया, महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका हाथ थामना ही मुझे बहुत सुकून देता है। उसने सोचा, क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? रोसेटा ने जवाब दिया, लगता है मैंने लुनिला को देखा है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? राजकुमार ने कहा, हाँ, बात तो करो। उसके बाद रोसेटा ने सोचा, मेरा दिमाग मेरे साथ चालें खेल रहा होगा, वो लोग इस तरह की जगह पर हो ही नहीं सकते। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि मैं बस कल्पना कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, उसने उन्हें बोलते सुना, काफी समय हो गया है, मेरी प्यारी बेटी। रोसेटा ने सोचा, मेरे पिता यहाँ क्या कर रहे हैं? रोसेटा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओलिवर ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें देखने के लिए? बिल्कुल, रोसेटा ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन मैं नौकरानी बन रही थी, तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया था। ओलिवर ने उससे कहा, हे भगवान, क्या तुम अभी भी उस पर विचार कर रही हो? मैंने ऐसा केवल इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारा पिता होने के नाते परेशान था। रोसेटा ने सोचा, उसे समझाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। उसके यहाँ होने का मतलब है कि मेरी सौतेली बहन सेलिना भी यहाँ है। सेलिना आए और बोली, बहुत समय हो गया मिलते हुए। रोसेटा ने सोचा, सेलिना मेरे पिता की नाजायज संतान थी, लेकिन हमें उस पर दया आ गई क्योंकि उसने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों का मानना था कि उसके माता पिता के किए का दोष उसे नहीं देना चाहिए, और हमने उसे अपने साथ रख लिया। बदकिस्मती से सेलिना एक चालाक बच्ची निकली। वह हमारे बीच आ गई और मेरे पिता का दिल जीत लिया। उसने उनका सारा प्यार, देखभाल और यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी हथिया ली। गर्मियों में मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी हल्का या ठंडा नहीं होता था। सर्दियों में मुझे एक भी कड़ा खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं तलवारबाज बन गया तो उसने बेशर्मी से मेरी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके ऊंची सोसाइटी में अपनी धाक जमा ली। मैं आर्मंड को ये जोके नहीं दिखा सकता। सेलेना ने पूछा, तो महामहिम कहाँ है? ओलिवर ने भी कहा, हाँ, हमें उनके दर्शन करने जाना चाहिए। रोसेटा ने कहा, कोई भी उससे मिलने नहीं जा सकता, बस चले जाओ और हंगामा करने के बारे में सोचना भी मत। ओलिवर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? रोसेटा ने पूछा, क्या तुम जाना नहीं चाहते? क्या मैं तुम्हें भी पिछली बार की तरह ही जाने दूं? रोसेटा ने सोचा, अरे नहीं, राजकुमार आ गया। राजकुमार ने कहा, आप यहाँ हैं। लेडी लुनेला ने कहा कि उन्होंने आपको नहीं देखा था, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी।
ओलिवर ने कहा, आपको देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। मैं ओलिवर हूँ, हाउस मेफील्ड का मुखिया। सेलिना ने भी अपना परिचय दिया। राजकुमार ने पूछा, मेफील्ड? ओलिवर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं रोसेटा का पिता हूँ। सेलिना ने कहा, और मैं उसकी छोटी बहन हूँ। राजकुमार ने टिप्पणी की, देखो, तुम मेरी प्यारी रोसेटा के पिता और बहन हो, क्यों ना हम कहीं अकेले में बात करें। रोसेटा ने पूछा, क्या यहाँ एक साधारण अभिवादन पर्याप्त नहीं था? राजकुमार ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे परिवार से पहली बार मिल रहा हूँ। महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या हम चलें? दोनों ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेटा ने सोचा, मैं क्या करूं? मैं यह नहीं देख सकती कि वे आर्मंड के साथ एक पैसे वाले गाय की तरह व्यवहार करें जबकि वह इससे पूरी तरह बेखबर रहे। इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। जैसे ही हम कमरे में प्रवेश करेंगे, मैं आर्मंड को बता दूंगी कि मैं उन्हें अपना परिवार नहीं मानती। इसके बाद राजकुमार ने कहा, रिचर्ड, उन्हें घुटनों पर लाओ। ओलिवर ने पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? रिचर्ड ने उसे मारा। सेलेना ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? रिचर्ड ने उससे कहा, बेहतर होगा कि तुम भी घुटने टेक दो, वरना मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। रोसेटा ने सोचा, ये क्या हो रहा है? घर पर मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? ये तो उसे पहले से ही पता था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ शर्म से मर रही हूँ। ओलिवर चिल्लाया, रोसेटा, तूने हमारे परिवार को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने कहा, चुप रहो। रोसेटा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहा और वह अब भी तुम्हें अपने परिवार का कूड़ा समझती है। रोसेटा ने उससे कहा, मेरी चिंता मत करो। उसने सोचा, हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मुझे खुशी है कि महाराज का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ करना रोसेटा, लेकिन तुम्हारे प्रेमी को गंदगी बर्दाश्त नहीं है। मेरी बात मानो, अब कभी शाही महल के पास मत आना और रोसेटा का इस्तेमाल करके नाम कमाने की हिम्मत मत करना। उसे ले जाओ, लिखित बयान जरूर ले लो। रोसेटा ने कहा, धन्यवाद महाराज, और मुझे माफ करना। राजकुमार ने पूछा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? रोसेटा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में पहले से नहीं बताया। मैंने तुमसे ये बात छिपाई क्योंकि मुझे अपने परिवार और बचपन में सहे गए दुर्व्यवहार दोनों पर शर्म आ रही थी। राजकुमार ने पूछा, तुम मुझे अब भी नहीं जानती, है ना? डरो मत, मैं तुमसे प्यार करूंगा, चाहे तुम मेरे सामने कैसे भी रहो। रोसेटा ने पूछा, भले ही मैं तुमसे कोई राज छिपाऊं। राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। रोसेटा ने सोचा, क्या किसी दिन आर्मंड को ये बताना ठीक रहेगा कि मैं समय में पीछे कैसे चली गई थी। उधर वैलेरियन अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा था। अचानक औषधि की एक बोतल टूट गई। एक कुलीन महिला बोली, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। कितनी भयानक औषधि है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपकी निशानेबाजी कमजोर है। वैलेरियन ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चूक गया? कुलीन महिला ने आगे कहा, अरे यार, क्या तुम जानबूझकर चूक गए? वैलेरियन ने जवाब दिया, बस करो बकवास और जाओ। कुलीन महिला ने कहा, 2 दिन बाद, मुकदमे के दिन, मैं युवराज को मार डालूंगी। वैलेरियन ने पूछा, तुम युवराज को मारने वाले हो? कुलीन महिला ने जवाब दिया, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 2 दिन में ग्रैंड सम्राट बन जाएंगे। वैलेरियन ने पूछा, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मेरा शाही परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। कुलीन महिला ने उससे कहा, हम तुमसे मदद नहीं मांग रहे हैं, बस हमारे रास्ते में मत आना, बस यही हम तुमसे चाहते हैं। वैलेरियन ने पूछा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कुलीन महिला बोली, रोसेटा, तुम उसे चाहती हो ना? वैलेरियन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से रोसेटा का नाम लेने की? कुलीन महिला ने सोचा, मैं सही कह रही हूँ। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रही हूँ। विद्रोह शुरू होने से पहले मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, इसलिए कृपया शाही दरबार में होने वाली हर बात से दूर रहो। मुझे सच बताओ, तुम्हें असल में किसी और चीज की परवाह नहीं है, बस उसे पाल लो। एक बार जब हम काम पूरा कर लेंगे तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। मैं तुम्हें नई पहचान और जितना चाहो उतना पैसा दूंगा, तो तुम क्या कहते हो? वैलेरियन ने जवाब दिया, ठीक है, एक शर्त पर, युवराज को मत मारना। कुलीन महिला ने कहा, मैं इस पर राजी नहीं हो सकती, हमारी योजना के सफल होने के लिए उसे मरना होगा। वैलेरियन ने कहा, तुम ज्यादा कल्पनाशील नहीं हो, है ना? मुझे परवाह नहीं कि तुम उसके साथ क्या करते हो, बस ये सुनिश्चित करो कि उसकी सांसें अभी चल रही हो। उसने सोचा, जब राजकुमार मरेगा तो घड़ी समय में पीछे चली जाएगी। अगर मैं समय में पीछे चला जाऊंगा तो मैं उन भावनाओं को भूल जाऊंगा जिन्हें मैंने आखिरकार महसूस किया है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं कि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग हो जाए। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकता हूँ? कुलीन महिला ने टिप्पणी की, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, लेकिन हाँ, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं अपनी थोड़ी बहुत कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके इसे पूरा करूंगी।
वैलेरियन ने सोचा, जब मैंने तुम्हें अपनी माँ के ताबूत के सामने फूट फूट कर रोते देखा था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम फिर कभी ना रो। लेकिन जब तुम उसे खो दोगी तो तुम फिर से रोओगी, अंतहीन, लंबे समय तक। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम रोना बंद नहीं कर दोगी। कुलीन महिला ने कहा, तो अब बस यही बाकी है कि तुम खुश रहो। वैलेरियन ने सोचा, हाँ ये सही है, अगर हम साथ हैं तो मुझे यकीन है कि हम फिर से खुश हो जाएंगे। अगले दृश्य में दोनों सो रहे हैं। रोसेटा जाग गई और सोचने लगी, जब आज का मुकदमा सुरक्षित रूप से समाप्त हो जाएगा, महामहिम सम्राट बन जाएंगे, तब मुझे आखिरकार समय में पीछे नहीं जाना पड़ेगा। राजकुमार ने पूछा, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों घूर रही हो? क्या तुम इतनी सुबह सुबह मुझे बहका रही हो? दुर्भाग्य से मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि सुबह सुबह तुम्हें छेड़ सकूं। रोसेटा ने सोचा, झूठे, तुमने तो इस हफ्ते कई बार ऐसा कर ही दिया। राजकुमार ने आगे कहा, आज हमें बहुत काम है, इसलिए कृपया आराम से रहो। रोसेटा ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने जवाब दिया, क्योंकि हम दोपहर में यात्रा पर जाएंगे। रोसेटा ने पूछा, यात्रा, इतनी अचानक? राजकुमार ने जोर देकर कहा, अब तक बहुत कुछ हो चुका है। मैं साथ में पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ और साथ में कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। रोसेटा ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम काम में व्यस्त हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैंने इसीलिए इतनी मेहनत की है, इसका इंतजार करो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। रोसेटा ने सोचा, हे भगवान, आज तो वो मुझे प्रपोज करने ही वाला है। फिर रोसेटा ने सोचा, मुझे पूरा यकीन है कि ट्रिप के दौरान वो मुझे प्रपोज करेगा। वो मुझे कैसे प्रपोज करेगा? मैं आमतौर पर इस तरह की बातों की परवाह नहीं करती, लेकिन मैं थोड़ी उत्साहित जरूर हूँ। एलेक्स आया और बोला, लेडी, आपके यहाँ एक मेहमान आया है। लेब्लांक ने भी नमस्ते कहा। रोसेटा ने पूछा, मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? लेब्लांक ने जवाब दिया, मैं मुकदमे से पहले महामहिम से मिलने आई थी, लेकिन वे मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सुना कि आप बगीचे में हैं, इसलिए मैं आपके साथ चाय पीने चली आई। रोसेटा ने कहा, वाह, बैठिए। फिर उसने पूछा, मैडम, आपको अपनी पोशाक बहुत पसंद है। मैंने आपको उस पोशाक में कई बार देखा है। लेब्लांक ने जवाब दिया, मैं हर बार शाही महल जाने पर इसे पहनने के लिए मोटी रकम चुकाती हूँ। रोसेटा ने उसे ये भी बताया, तुम्हारे कॉलरबोन के पास वाला आभूषण खास तौर पर शानदार है। मैडम ने पूछा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या आज दोपहर महामहिम के साथ कहीं घूमने जाने का तुम्हारा कोई इरादा है? रोसेटा ने सोचा, अरे मैडम लेब्लांक इन कामों में कितनी तेज हैं, चाय की खुशबू थोड़ी अजीब सी लग रही है, ये क्या है? अगले ही पल उसने सोचा, अरे मैडम तो चौंक गई हैं। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? समझाओ कि तुमने हम पर एक साथ हमला क्यों किया? एलेक्स ने जवाब दिया, मुझे माफ करना। रोसेट्टा ने सोचा, वो नहीं रुकेगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रोसेट्टा ने उसे मुक्का मारा। फिर उसने पूछा, मैडम, क्या आप ठीक हैं? लेब्लैंक ने जवाब दिया, क्या हो रहा है, लेडी? रोसेट्टा ने जवाब दिया, मुझे भी यकीन नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वैसे भी ये खतरनाक है, इसलिए यही रुको, मैं पहले सर एलेक्स से बात खत्म करती हूँ। फिर उसने पूछा, तुम आर्मिन को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारा स्वामी है, उसने तुम्हारी प्रतिभा को पहचाना और स्वीकार किया, तो फिर क्यों? एलेक्स ने उससे कहा, अगर तुम स्थिर खड़ी रहोगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी दर्द के मरो। रोसेटा ने टिप्पणी की, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम दयालु हो रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत भेज दूंगी। एलेक्स ने सोचा, ये तो बहुत करीब था। फिर उसने जवाब दिया, मैं समझता हूं कि तुम तलवार चलाने में माहिर थी, मैं भोज में मौजूद था, लेकिन तुम बिना किसी हथियार के निहत्थे थे। कृपया मुझे तुम्हें जल्दी से खत्म करने की अनुमति दें। रोसेटा बोली, किसने कहा मेरे पास हथियार नहीं है? ये ही है। एलेक्स ने सोचा, एक जादुई वस्तु, वह कहाँ गई? रोसेटा ने उसे पीछे से लात मारी। रोसेटा ने पूछा, मैं तुम्हारी जगह होती तो हिलती नहीं, और शांति से मरने की उम्मीद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। फिर उसने सोचा, मैडम, अगले ही पल क्या हुआ? उसने सोचा, मेरा शरीर भारी लग रहा है, मुझे मत बताओ कि यह वो चाय है जो मैंने पहले पी थी। नहीं, मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है। एलेक्स ने कहा, दवा ने मेरी उम्मीद से बाद में असर किया। रोसेटा ने सोचा, तो एलेक्स ने चाय में भी नशीली दवा डाल दी होगी। मैं लापरवाह थी। अगले ही पल वह चिल्लाई, तुम कमीने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने सोचा, मुझे जल्दी से खुद को संभालना होगा, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। दूसरी ओर राजकुमार ने सोचा, आर्मिन, यह क्या है? रिचर्ड ने पूछा, क्या बात है महाराज? राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे लगा कि मैंने अभी अभी रोसेटा की आवाज सुनी है। उसने सोचा, मुझे मत बताना कि उसके साथ कुछ हुआ है। रिचर्ड ने उससे कहा, वह ठीक होगी, सर एलेक्स उसकी रखवाली कर रहे हैं। राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। अचानक उन्होंने घोषणा
सुनिए, मुकदमा शुरू हो रहा है, सभी लोग कृपया बैठ जाएं। राजकुमार ने सोचा, अरे क्या तुम ठीक हो मेरी प्यारी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि उनके महाराज आ गए हैं। सम्राट बोले, देरी के लिए क्षमा करें। जज ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं महाराज, हम तो बस मुकदमा शुरू करने ही वाले थे। राजकुमार ने सोचा, वह औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या सम्राट महारानी को भी निर्वासित नहीं करना चाहता? शायद उसे लगता है कि दादी को सजा मिलते ही वह हार मान लेगी। महारानी ने सोचा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण भूल है कि वह अपने भाइयों से आगे कैसे निकल गया और राजगद्दी पर कैसे बैठ गया। जज ने कहा, आज्ञा दीजिए, मुकदमा शुरू होगा। शाही राजकुमार ग्रैन, आपके कमरे में जादू टोने और लूनाबेरी के मिश्रण के सबूत मिले हैं जो आपके विश्वासघात को साबित करते हैं। इसके अलावा कई नौकरों ने गवाही दी है कि आपने मृत सेवक मेलकम को राजद्रोह के लिए मजबूर किया था। क्या प्रतिवादी इन सबूतों और महामहिम युवराज के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को स्वीकार करता है? महारानी ने कहा, नहीं, मेरे बेटे ने राजद्रोह नहीं किया। सम्राट ने उससे कहा, मैंने वादा किया था कि अगर तुम चुप रहोगी तो ही उसे निर्वासित किया जाएगा। महारानी ने कहा, चुप रहो, मेरा बेटा निर्दोष है। दादी के कृत्य इतिहास में देशद्रोह नहीं बल्कि क्रांतिकारी के रूप में दर्ज होंगे। सम्राट ने पूछा, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम भी ऐसा ही करोगे। अगले ही पल वह मारा गया। राजकुमार स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, अगर एलेक्स गद्दार है तो रोसेटा का क्या हुआ? एक शाही शूरवीर बोला, राजकुमार आर्मंड को गिरफ्तार करो। उसके शूरवीर ने महामहिम की हत्या कर दी। रिचर्ड ने पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए? राजकुमार ने सोचा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, सब कुछ महारानी का बिछाया जाल था। फिर उसने कहा, मैं एक गद्दार, हास्यास्पद। सब लोग अपनी तलवारें खींचो और काउंट मोर्टिमर के सैनिकों को सजा दो, उन्हें महामहिम की हत्या की सजा दो। उसने सोचा, रोसेटा, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शाही शूरवीरों में से एक ने उस पर हमला करने की कोशिश की। राजकुमार ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास तुम मूर्खों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुमने रोसेटा के साथ क्या किया, मुझे जवाब दो। एलेक्स ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो। राजकुमार ने कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, जवाब दो कमीने। अचानक शाही शूरवीरों में से एक ने खंजर फेंका और उसे मार डाला। राजकुमार ने कहा, मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि रोसेटा का क्या हुआ, उसे क्या हुआ। राजकुमार ने कहा, रोसेटा कहाँ है, ये बताने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। रिचर्ड ने कहा, महाराज, अपने आप को संभालो, लेडी रोसेटा की सुरक्षा अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। राजकुमार ने सोचा, रिचर्ड सही कह रहा है, अगर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है तो मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। राजकुमार ने कहा, चलो, हम महारानी को पकड़ लेंगे और पता लगाएंगे कि रोसेटा कहाँ है। उसके बाद डाइक आए और पूछा, महाराज, आप सुरक्षित हैं? कितनी राहत की बात है, शुक्र है आप ठीक हैं। राजकुमार ने सोचा, पत्थर के दिल वाले सर डाइक रो रहे हैं। वे बचपन से ही सख्त और अलग थलग रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है। सिर्फ सर डाइक ही मेरे बारे में चिंतित नहीं है, रिचर्ड, रूक और यहाँ तक कि दूसरे शूरवीर भी, जिनके नाम मैं जानता था लेकिन जिनसे मैं परिचित नहीं था, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं क्या सोचता था। मैं अकेला था और शाही महल में मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे क्या पता था कि इतने सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मैं जल्दी से रोज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राजकुमार ने पूछा, सर, क्या आप जानते हैं कि महारानी कहाँ है? डाइक ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि वह महारानी के कमरे की ओर जा रही हैं। मुझे लगता है कि वह रागनार का दिल जीतने गई हैं। राजकुमार ने पूछा, क्या ये किंवदंतियों वाला कोई रत्न नहीं है? फिर उसने सोचा, रागनार का हृदय। मेरी माँ के अनुसार यह एक ऐसा रत्न है जो पहले सम्राट से चला आ रहा है। इसे धारण करने वाला इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे ईश्वर जैसा महसूस होता है। उसने कहा, मुझे लगा था कि यह हमारे साम्राज्य की उत्पत्ति का एक मिथक मात्र है। डाइक ने कहा, रैगनार का दिल तो है, कृपया महारानी को उस पर हाथ डालने से रोकिए। राजकुमार ने कहा, उसे रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इसके बाद उसने सोचा, यह मेरे पिता का कमरा है। रिचर्ड बोला, महाराज, सुरक्षा के लिए मुझे पहले अंदर आने दीजिए। राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। फिर रिचर्ड ने कहा, ये कमरा हमारे प्रवेश के लिए सुरक्षित लगता है। अचानक आग उस पर आ गई। महारानी बोली, मैं पहले कुछ जरूरी मामलों की देखभाल करने के बाद आपसे मिलने जा रही थी। क्या आपने मुझे इतना याद किया कि आप इंतजार नहीं कर सके, महारानी? रिचर्ड ने पूछा, क्या आप ठीक हैं, महारानी? राजकुमार ने उत्तर दिया, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, क्या आप ठीक हैं? महारानी ने कहा, ओह प्रिय, यह मेरी आंखों में आंसू ला रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, रोसेटा, क्या ये था? क्या आपको पहले उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए?
यदि आप महीनों तक फिर से रोते हुए अपनी आंखें नहीं बिताना चाहते हैं। राजकुमार चिल्लाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा यदि आपने उस पर एक उंगली भी रखी। महारानी ने कहा, क्या सभी राजघराने ऐसे ही होते हैं? वे सोचते हैं कि महिलाएं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होती और उन्हें तुच्छ समझते हैं, उन्हें शक्ति से परास्त किया जा सकता है। लेकिन मैं सिंहासन पर बैठी हूं और अभी तुम पर नजर रख रही हूं, ऑब्रे, इससे निपटो। ऑब्रे ने फिर जादू किया, अगले ही पल छत उन पर गिर पड़ी। महारानी ने पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं? ऑब्रे ने उत्तर दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। महारानी ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि सब ठीक है। एक बार जब मैं रागनार का दिल पा लूंगी तो मैं महामहिम से भी छुटकारा पा लूंगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने सोचा, एलेक्स से लड़ते हुए मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इस कमरे में अकेला पाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलकर महामहिम को ढूंढना होगा। कुछ तो अजीब है। काश अब तक दरवाजा टूट गया होता। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं अपना हथियार इस्तेमाल करके पूरी इमारत को तबाह करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, पर किसे फर्क पड़ता है? मेरा आदमी खतरे में है, कुछ गड़बड़ है, वो अभी भी बरकरार है। नामुमकिन। मेरी दूसरी जागृति की शक्ति भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति वैलेरियन है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं मजाक कर रही हूँ। वैलेरियन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा क्यों करेगा? हम तो असल में परिवार हैं। मुझे लुनीला की बातें क्यों याद आ रही हैं? तलवार का क्या हो रहा है? फिर उसे वैलेरियन की बात याद आई। ये राजकुमार के लिए है, ये कफलिंग है, इन्हें राजकुमार को दे दो। मैंने जादू इसलिए किया है ताकि अगर वह खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाए तो तुरंत तुम्हारे पास टेलीपोर्ट हो जाए। रोसेटा ने सोचा, आर्मंड खतरे में है, जल्दी करो, मुझे इसी पल आर्मंड के पास पहुंचा दो। कुछ हो क्यों नहीं रहा? आर्मंड फिर से मर सकता है, अकेले और मेरे बिना नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कमरे के बाहर शूरवीरों ने पूछा, वो धमाका क्या था? रोसेटा कमरे से बाहर तो आई, पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने सोचा, मैं चमत्कारिक रूप से तलवारबाज तो बन गई, पर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया। मेरी शक्ति अस्थिर है, क्या इस हालत में सैनिकों का सामना कर पाऊंगी? शूरवीर चिल्लाए, उसे पकड़ो। वैलेरियन आया और उनसे बोला, उसे हाथ मत लगाना, मैं उससे निपट लूंगा। अगले ही पल रोसेटा ने पूछा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। वैलेरियन ने कहा, क्या तुम सच जानना चाहती हो? मैं नहीं चाहता था कि वो युवराज तुम्हें मुझसे चुरा ले। रोसेटा ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वैलेरियन ने जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कितना सच में महसूस करता हूँ। रोसेटा ने उससे कहा, कृपया मुझे महल भेज दो, महामहिम खतरे में है। वैलेरियन बोला, भूल जाओ, पर चिंता मत करो। उसने वादा किया था कि वह उसे नहीं मारेगी। रोसेटा ने कहा, मुझे भेज दो वरना। वैलेरियन ने कहा, मुझे लगा था कि हम परिवार हैं। रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ, और इसीलिए मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे परिवार के रूप में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सही रास्ते से न भटको। वैलेरियन ने कहा, तुम मुझे उस हालत में कैसे हरा पाओगे, और शूरवीरों का क्या होगा? रोसेटा ने जवाब दिया, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लड़ूंगी और महामहिम को बचाऊंगी। वैलेरियन चिल्लाया, तुम्हें इतनी दूर क्यों जाना है? बस इसीलिए। रोसेटा ने कहा, खुश रहने के लिए? बिल्कुल। वैलेरियन ने पूछा, खुश रहने के लिए? रोसेटा ने समझाया, हाँ, मैं स्वार्थी होने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी खुश रहने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं जीत गई तो वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी। उसने सोचा, लो आ गया, क्या हो रहा है? अगले ही पल वैलेरियन ने जोर देकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती थी। रोसेटा ने सोचा, वो तो अपनी पुरानी आदत में आ गया है, पर अचानक उसका मन क्यों बदल गया? उसने कहा, रो मत, पहले तुम्हारे आंसू पोंछ लूं। उसने सोचा, नहीं, वैलेरियन की खातिर मुझे अब ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैलेरियन बोला, राजकुमार आर्मन तक टेलीपोर्ट करने के लिए तुम्हें इस पेंडेंट की जरूरत है। मुझे माफ करना, मैंने इसे तुम्हें पहले नहीं लौटाया। रोसेटा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, शुक्रिया। जब ये उलझन सुलझ जाए तो बात करते हैं। उसके बाद वैलेरियन ने सोचा, अगर रोसेटा ने कहा होता कि वो प्यार में है तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम ये सब खुश रहने के लिए कर रही हो तो मैं और कुछ नहीं कर सकता था। बस अब बहुत हो गया, मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हारी खुशी मायने रखती है। अगर मैं तुम्हारी खुशी बनाने में कोई भूमिका निभा सकता हूं तो बस यही मायने रखता है। अलविदा मेरी रोसेटा। उधर राजकुमार ने सोचा, मैं जिंदा हूं और मैं ठीक हूं तो महाजादूगर ने मुझ पर जरूर कोई रक्षा मंत्र डाला होगा। जब वो ऐसा कर ही रहा था तो क्यों न कोई बेहतर मंत्र डाल दिया जाए। फिर भी उसने मेरी सुरक्षा के लिए कितनी सावधानी बरती, ये देखते हुए रोसेटा सुरक्षित होनी चाहिए।
सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। रुक बोला, महाराज शुक्र है आप ठीक हैं, मुझे आपकी रक्षा करनी है, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। राजकुमार ने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यहीं रुकिए, मैं किसी पुजारी या वैद्य को ढूंढता हूँ। रुक बोला, महाराज कृपया सुरक्षित रहें। राजकुमार ने सोचा, लुन्याला घराने ने जरूर सेना भेजी होगी, केंद्रीय कक्ष में कोई चिकित्सक या पुजारी जरूर होगा। फिर उसने कहा, तुम वहां हो, कृपया तुरंत महामहिम के कक्ष में जाओ, मेरे शूरवीर गंभीर रूप से घायल हैं। अगले ही पल उसे जादू का झटका लगा। महारानी ने पूछा, वह कहाँ है? तुम रागनार का हृदय कहाँ रख रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम अब भी उस कहानी पर विश्वास करते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि दादी मूर्ख है, वह तुम्हारे जैसा बन गया है। महारानी चिल्लाई, क्यों? तुम? दादी बोली, माँ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। डाइक आए और बोली, बकवास, तुम महामहिम पर, मेरी घड़ी पर भी उंगली नहीं उठाओगे। महारानी ने कहा, एक अवरोध खड़ा करो, ऑब्रे ने जवाब दिया। डाइक ने कहा, यह क्या है? नहीं महाराज, महारानी बोली, ग्रैन, आप उसे मारने में अपना समय ले सकती हैं। ग्रैन ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और कहा, अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई हथियार नहीं है, क्या आप चूहे की तरह इधर उधर भागते रहेंगे? राजकुमार आर्मंड ने उत्तर दिया, मुझे मत हंसाओ, मुझे आपको नीचे गिराने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। ग्रैन चिल्लाए, तुम कमीने, तुम हमेशा की तरह केवल भौंक रहे हो और काट नहीं रहे हो। अचानक आर्मंड ने सोचा, अरे नहीं, यह मेरे टखने में मोच आने का सबसे बुरा समय है। दादी ने कहा, तुम भाग भी नहीं सकते, है ना? तुम्हारे मरने का समय आ गया है, घमंडी, अब मर जाओ, बेवकूफ। राजकुमार आर्मंड ने सोचा, क्या हो रहा है? दादी ने पूछा, आखिर ये क्या हो रहा है? रोसेटा प्रकट हुई और उसने आर्मंड से पूछा, क्या तुम ठीक हो? राजकुमार ने सोचा, ये गर्म है, ये सचमुच रोसेटा है, वह जीवित है। रोसेटा, क्या तुम्हें चोट लगी है? फिर उसने सोचा, मेरे पति के चेहरे पर चोट पहुंचाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? महारानी चिल्लाई, महाजादूगर, उसने मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। दादी बोली, तुम अपने प्रेमी के साथ मरने आए हो, कैसी भावुक प्रेम कहानी है। रोसेटा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ। उसने सोचा, वास्तव में मैं दादी से जीत सकती हूँ। समस्या काउंटेस मिलियम का काला जादू है, मैं इस अवस्था में कब तक टिक सकती हूँ? राजकुमार ने उससे कहा, तुम्हारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। रोसेटा ने सोचा, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, ये वेलेरियन का मन है, उस मूर्ख का, वो तो जादू टोना भी ठीक नहीं करता। फिर भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं जितनी जल्दी ठीक हो रही हूँ, वेलेरियन तो अभी किसी मुसीबत में फंसा होगा। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? रोसेटा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से सबकी रक्षा करूंगी ताकि फिर किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। दादी ने पूछा, तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? रोसेटा की तलवार प्रकट हुई, फिर उसने अपना बचाव किया। दादी बोली, असंभव, मेरी तलवार। महारानी ने कहा, मुझे मिल गई, तो यही थी। रागनार का दिल, पीछे हटो। दादी, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्रे, तैयार हो जाओ, तुम्हें एक बार फिर काला जादू चलाना होगा। ऑब्रे ने कहा, माफ करना, मैं अपनी सीमा के अंत पर हूँ। महारानी बोली, चुप रहो, मुझसे बात मत करो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अचानक रोसेटा ने अपनी तलवार राजकुमार पर तान दी। महारानी ने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे शक्तिशाली जादू है, उसका इस्तेमाल करो और उन्हें मार डालो। अगर तुमने मना किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। ऑब्रे ने काला जादू शुरू कर दिया। राजकुमार ने कहा, ये काला जादू है, मेरे पीछे रहो। रोसेटा ने जवाब दिया, शुक्रिया, मेरा मतलब है, महाराज, मेरे पीछे हट जाओ। उसने सोचा, उसे पता है कि मैं अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन फिर भी वह हमेशा की तरह मेरा ख्याल रख रहा है। रोसेटा ने कहा, तुम बहुत प्यारे हो, खैर तुम्हें पीछे हटकर छिपना ही होगा। उसने सोचा, इस क्षमता का जादू मुख्य महल को नष्ट कर सकता है। अगर मैं काउंटेस को मार भी दूं तो भी मैं काले जादू को नहीं रोक पाऊंगा। फिर सबको बचाने का एक ही उपाय है, अगर वेलेरियन यहाँ होता तो वह दंग रह जाता। रोसेटा बोली, मुझे अभी कुछ करना है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें समझाऊंगी, इसलिए अभी के लिए कृपया मुझ पर भरोसा करो। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा कर सकता हूँ? रोसेटा ने काले जादू के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। राजकुमार बोला, शूरवीरों से कहो, जिसने दुनिया की सारी बुद्धि खोल दी है और तलवार पर सर्वोच्च महारत हासिल कर ली है, वो प्रकट हो गया है। देखो, साम्राज्य का एकमात्र तलवारबाज। शूरवीर आपस में बातें करने लगे। एक तलवारबाज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी तलवारबाज को साक्षात देख पाऊंगा। रोसेटा ने काले जादू के खिलाफ जीत हासिल की। राजकुमार ने कहा, शुक्रिया, अच्छे शूरवीरों, आप सुरक्षित हैं। एक शूरवीर आया और पूछा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? अचानक लेब्लांक आया और बोला, पुजारी, महामहिम के साथ आइए और उन्हें तुरंत ठीक कर दीजिए। आप बहुत डर गए होंगे, अब सब ठीक है। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक कहाँ से आ गए?
लेब्लांक ने जवाब दिया, मैं लेडी रोसेटा के साथ चाय पी रहा था और अचानक हम पर हमला हुआ और मैं बेहोश हो गया। किसी कारण से जब मैं होश में आया तो मैं अकेला था। मुझे महल से शोर सुनाई दिया, इसलिए मैं देखने आया था। राजकुमार बोला, देखो मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। लेब्लांक ने टिप्पणी की, सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराज कृपया अपने निवास पर जाएं ताकि आपका इलाज हो सके। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं रोसेटा से अलग नहीं रहना चाहता। डाइक ने आकर उनसे कहा, महाराज आपकी मंगेतर भी आपके बारे में चिंतित हैं, कृपया कम से कम कुछ बुनियादी चिकित्सा तो करवाएं। लेब्लांक ने भी उनसे कहा, महाराज हम आपसे विनती करते हैं, कृपया इस बुढ़िया को और परेशान न करें। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं बुनियादी उपचार करवाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद रोसेटा ने आत्मविश्वास से पूछा, क्या तुम भाग नहीं रही हो? उसने सोचा, यही वो पल है जिसकी वजह से आर्मंड इतनी बार मरा। मैं अभी इस पतली गर्दन को तोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये तय करने का अधिकार नहीं है कि उसे क्या सजा दी जाए। आर्मंड तय करेगा कि वो ये सब कैसे करना चाहता है। उसने कहा, महारानी को पकड़ लो। काउंटेस कुछ कहने लगी। रोसेटा ने सोचा, ये क्या बड़बड़ा रहा है। काउंटेस ने उसे बताया, हरा संगमरमर। रोसेटा को याद आया जब उसने पूछा था, लगता है तुम्हें अपनी पोशाक बहुत पसंद है, मैंने तुम्हें उस पोशाक में कई बार देखा है, तुम्हारे कॉलेबोन के पास का आभूषण खास तौर पर शानदार है। उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैडम लेब्लांक आर्मंड की नानी थी, उन्होंने उसे बचपन से पाला था, मैडम ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि मुझे जहर कैसे दिया गया। जब भी महामहिम की मृत्यु होती थी, मैडम आस पास ही होती थी, किसी और से ज्यादा करीब। अगर मैडम ही दोषी हैं, तो ये सब समझ में क्यों आता है? उसने पूछा, महामहिम अभी कहाँ है? एक शूरवीर ने उत्तर दिया, महामहिम मैडम लेब्लांक और एक पुजारी के साथ अपने महल लौट आए हैं। रोसेटा ने सोचा, अरे नहीं, मुझे जाना होगा। अगले दृश्य में लेब्लांक ने पूछा, महामहिम आप ठीक तो हैं? क्या आपको कहीं और चोट लगी है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूं, इसलिए जाए और अपना ध्यान रखिए। पुजारी बोले, महाराज सबसे गंभीर घावों का इलाज हो चुका है। राजकुमार ने उनसे कहा, मैं अब मुख्य महल लौट जाऊंगा, इसलिए कृपया नानी को भी ठीक कर दीजिए। लेब्लांक ने पूछा, क्या आप उस खतरनाक जगह पर वापस क्यों जा रहे हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, आपका क्या मतलब है? क्योंकि महामहिम का निधन हो चुका है, इसलिए मुझे एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में शाही मामलों की देखरेख करनी होगी। लेब्लांक ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें छिपकर बचना चाहिए, क्योंकि तुम ही एकमात्र जीवित शाही सदस्य हो। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं जीते रहे हो? पुजारी ने सोचा, मामला गर्मा रहा है, मुझे चुपचाप निकल जाना चाहिए। राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अब तक ऐसे ही जी रहा हूँ, महारानी से भागता रहा हूँ और दादी से डरता रहा हूँ। उन्होंने सोचा, मैंने अपने कर्तव्यों और आकांक्षाओं से आंखें मूंद ली, मैं बस अपनी गर्दन बचाने में लगा रहा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेब्लांक ने कहा, मैं समझता हूँ, अगर आप ऐसा ही महसूस करते हैं, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, महाराज। हालांकि मैं अभी भी चिंता से बच नहीं सकता, इसलिए कृपया जाने से पहले इसे पी लें, ये चाय आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छी है। राजकुमार ने पूछा, क्या अब भी तुम्हें चाय परोसने पर जोर देना चाहिए? लेब्लांक ने कहा, मैंने सुना है कि सभी सभ्य कुलीन महिलाओं का यही तरीका होता है, इसलिए मैं शिष्टाचार का पालन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। राजकुमार बोला, अरे बाप रे, लगता है तुम कुलीन महिला होने के तौर तरीके सीख ही गई हो। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे तुम्हारी कटु टिप्पणियां क्या है? उसके बाद रोसेटा कमरे में दाखिल हुई। उसने सोचा, नहीं। आर्मंड। रोसेटा ने जारी रखा, सोचा, वह जीवित है, भगवान का शुक्र है, मैं समय पर पहुंच गई, लेकिन क्या हो रहा है? राजकुमार ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बस क्यों? तब उसे याद आया जब लेब्लांक ने उससे कहा था, मेरा इरादा सीमा पार करने का नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, महाराज। राजकुमार ने पूछा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की? लेब्लांक ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। महारानी ने कहा कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वह मेरे बेटे को मार देंगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे विपरीत, मेरा बेटा कमजोर है और आसानी से अकेला हो जाता है। राजकुमार ने सोचा, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं आपके अपने बेटे जैसा हूँ। क्या आपने जो स्नेह मुझे दिखाया वह सब झूठ था? उन्होंने पूछा, ये कब से चल रहा है, मुझे बताओ। लेब्लांक ने जवाब दिया, लगभग 10 साल पहले से। पहले तो मैंने उसके ब्लैकमेल के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन फिर मेरे बेटे की बीमारी और बिगड़ गई। रोसेटा ने सोचा, 10 साल पहले? ये सब उसके और आर्मंड की मुलाकात के 1 साल से भी कम समय बाद शुरू हुआ था। उसका स्नेह, जिसने उसे अब तक संभाला था, एक झूठ के सिवा कुछ नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहा होगा।
राजकुमार ने कहा, उसे ले जाओ। लेब्लांक ने कहा, महाराज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, महाराज कृपया कम से कम मेरे बेटे पर तो दया करें। रोसेटा ने सोचा, उम्मीद है वो ठीक होगा। राजकुमार बोला, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। रोसेटा ने उससे कहा, तुम्हें ठीक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम ठीक महसूस नहीं करोगे। सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। अगले दृश्य में रिचर्ड ने कहा, जला और निशान, अब मैं किसी से कैसे प्रणय निवेदन कर सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा, दरबारी आप ज्यादा व्यस्त नहीं होंगे? रिचर्ड ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। रोसेटा ने सोचा, रिचर्ड के चेहरे के दाहिने हिस्से की जलन कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जाहिर है पुजारी इसे ठीक नहीं कर पाए क्योंकि यह शक्तिशाली काले जादू के कारण हुई थी, इसलिए रिचर्ड ने जलन को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर कुछ नकाब लगा लिया। फिर उसने कहा, खैर मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, इसे नकाब से ढकने के अलावा आप बिल्कुल ठीक हैं। रोसेटा को रुक की याद आए। मेलानी ने पूछा, रुक, वह मूर्ख मेरा पति कैसे बन सकता है? रोसेटा ने कहा, आपने इतना भयानक फैसला कैसे ले लिया? मेलानी ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मूर्ख ने मुझसे अपने प्यार का इजहार तब किया जब वह अपनी मृत्युशैया पर था। रुक ने कहा, उस समय मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको लंबे समय से पसंद करता हूँ। मेलानी ने कहा, और इससे पहले कि मैं जान पाता, मैं उसी समय उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। रोसेटा ने उत्तर दिया, धक्का मुक्की करने की यही सजा होती है। रुक ने उनसे कहा, एक मिनट रुकिए, चलिए इसे सीधे समझ लेते हैं। आप ही हैं जिन्होंने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, मैंने केवल आपसे अपने प्यार का इजहार किया था। मेलानी बोली, क्यों, वह छोटी सी कमीनी? रोसेटा ने सोचा, विद्रोह वाले दिन रुक का संक्रमण बिगड़ गया था और उसकी हालत गंभीर थी। ये चमत्कार ही था कि वह बच गया, लेकिन मलबे में कुचले जाने के बाद उसका पैर कभी ठीक नहीं हो पाया। वह अब शूरवीर के रूप में नहीं रह पाएगा, लेकिन कम से कम अब वह मेलानी के साथ है, इसलिए मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। मेलानी ने उससे कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज महामहिम के साथ भोजन कर रही हो? रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। दोनों ने सोचा, क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है। कुछ देर बाद राजकुमार बोला, अंदर आओ। रोसेटा ने सोचा, आज रात के खाने के दौरान मैं आर्मंड को सच बताने की योजना बना रही हूँ। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, जिसमें ये भी शामिल है कि मैं समय में पीछे चली गई हूँ। रोसेटा ने आगे कहा, सोचा, मैंने आज उसे बताने की कसम खाई थी, लेकिन मैं ये बात कैसे कहूँ? शूरवीर आपस में बातें कर रहे थे। वाह, तो वह तलवारबाज है, मैं पहली बार किसी को व्यक्तिगत रूप से देख रही हूँ। राजकुमार ने कहा, रिचर्ड को छोड़कर सभी चले जाएं। रोसेटा ने पूछा, तुमने सभी शूरवीरों को क्यों भेजा? उसने सोचा, क्या आर्मंड को भी मुझे कुछ बताना है? राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे उनका तुम्हें बार बार घूरना पसंद नहीं आया। रोसेटा ने सोचा, क्या? फिर उसने कहा, वे तो बस एक तलवारबाज को देखकर मोहित हो गए थे। राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे अब भी ये पसंद नहीं है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपनी जेब में रख लेता ताकि सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। रोसेटा ने उससे कहा, लेकिन मेरे तलवारबाज होने की इस कहानी ने हमारी शादी आसान कर दी। उसने सोचा, अखबारों में एक खबर छपी थी, सबसे खतरनाक पल में एक तलवारबाज राजकुमार की मदद के लिए आया। इस नाटकीय प्रेम कहानी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ये कहना झूठ होगा कि मुझे इस तवज्जो से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आर्मंड के रास्ते में नहीं आई। राजकुमार बोला, मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। अब काफी हलचल मचेगी। रिचर्ड ने पूछा, माफ करना, तुमने मुझे भी बाहर क्यों नहीं भेजा? राजकुमार ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे साथ चलने की जरूरत है। रिचर्ड ने फिर पूछा, जब आपके पास एक तलवारबाज यही है तो आपको मेरी क्या जरूरत थी? आप बस मुझे धमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना? राजकुमार ने उत्तर दिया, इतना नाटकीय मत बनो। रिचर्ड ने जारी रखा, किसी भी तरह से क्या आप कृपया मुझे पहले ही जाने दे सकते हैं? रोसेटा ने सोचा, जब मैं उन दोनों को देखता हूं तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन वेलेरियन के बारे में सोचता हूं। उसने पूछा, वेलेरियन के बारे में? आपने उसके साथ क्या करने का फैसला किया है? राजकुमार ने उत्तर दिया, महान जादूगर, ठीक है, मैंने उसे 5 साल के लिए दक्षिण में निर्वासित कर दिया। हालांकि वह सीमित नहीं होगा, इसलिए एकमात्र सीमा यह है कि वह 5 साल तक राजधानी का दौरा नहीं कर सकता है। रोसेटा ने पूछा, बस? राजकुमार ने समझाया, हाँ, हालांकि यह उसके लिए सबसे खराब सजा हो सकती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महान जादूगर को भी आगे बढ़ने के लिए समय चाहिए होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको खाने में दिक्कत हो रही है, क्यों ना हम इसकी जगह चाय पी लें? रोसेट्टा ने पूछा, वैसे महाराज, आपने मैडम द्वारा दी गई चाय नहीं पी, क्या इसलिए कि आप जानते थे कि इसमें जहर है? राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ, ये सही है,
रोसेट्टा ने पूछा, लेकिन यह एक दुर्लभ प्रकार का जहर था, आपको कैसे पता चला? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने गंध पहचान ली। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जहरीली चाय की गंध कैसी होती है। मेरी माँ के बारे में यही एकमात्र स्मृति है। रोसेट्टा ने सोचा, उसे भी याद होगा कि उसकी माँ ने उसे उसके पिछले जन्मों में क्या सिखाया था, तो उसने बार बार मैडम की चाय क्यों पी? क्या उस समय उन्होंने किसी अलग प्रकार का जहर इस्तेमाल किया होगा? राजकुमार ने जारी रखा, रोसेट्टा ने सोचा, यही कारण है कि मैं आर्मंड की मौतें नहीं रोक सकी, क्योंकि उसने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे मजबूत बनाए रखने वाली एकमात्र चीज थी मैडम का स्नेह। जब उसने अपना एकमात्र सहारा खो दिया तो वह पूरी तरह टूट गया। राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? रोसेटा ने सोचा, कई बार समय में पीछे जाने के बावजूद मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम कितने अकेले थे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें बार बार मरने से नहीं रोक पा रही हूं कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। राजकुमार ने उसे बताया कि काउंटेस ने उसकी डायरी के अनुसार महारानी को रोकने की कई बार कोशिश की थी। बदकिस्मती से वो महारानी के खिलाफ नहीं जा सकी क्योंकि उसके दिल पर काला जादू था जिसने उसके व्यवहार पर लगाम लगा दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने लेब्लांक को रोकने की बहुत कोशिश की थी। रोसेटा ने सोचा, इससे मुझे याद आया, अगर काउंटेस न होती तो आर्मंड मर सकता था। काउंटेस, जिसे मैं हमारी दुश्मन समझती थी, ने आर्मंड को बचाने की कोशिश में जादुई लगाम तोड़ दी। मैडम लेब्लांक, जिसे मैं दयालु समझती थी, ने आर्मंड को धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोगों के सच्चे इरादों को कभी नहीं जान सकते, यह मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी। इससे मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इसी बात पर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोजीटा को याद आया जब मेलानी ने पूछा था, तुम कैसे चाहोगी कि कोई तुम्हारा हाथ मांगे? रोजीटा ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खाने के दौरान या एक कप गर्मागर्म चाय के बाद इस बारे में बात करो तो बहुत अच्छा रहेगा। रोजीटा ने सोचा, मेलानी, तुम झूठी हो, तुमने वादा किया था कि तुम कभी नहीं बताओगी। वह कहना चाह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर सोचा, अभी ये क्या था? राजकुमार ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? रोसेटा ने सोचा, मुझे चक्कर और उल्टी आ रही है। मैंने पहले भी ये असहजता महसूस की है। ये तब हुआ था जब मैंने पहली बार घड़ी पीछे घुमाई थी। रोसेटा ने सोचा, ये जगह, समय में पीछे जाने से पहले मैं अक्सर यहाँ विश्राम करती थी, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? रुको, मैंने शूरवीरों के कप्तान जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं थोड़ी बड़ी भी दिखती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। रोसेटा ने सोचा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वो तलवार नहीं है जो महामहिम ने मुझे दी थी। क्या इसलिए कि मैंने इसे घड़ी पीछे घुमाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था? अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है तो सोच रही हूँ कि आर्मंड को क्या हुआ होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। मैंने अभी तक उसके प्रस्ताव का जवाब भी नहीं दिया है। मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे मौका मिलते ही उसे बता देना चाहिए था। बेशक मैं खुशी खुशी तुमसे शादी करूंगी, कम से कम उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देख पाती। फिर वह रोने लगी और सोचने लगी, मैं अपनी सीमा तक पहुंच गई हूं, मेरे पास अब जीने की ताकत या कारण नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सम्राट आर्मन ने आकर पूछा, मेरी प्रिय, क्या हुआ? क्या तुम घायल हो? क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रोसेटा ने सोचा, वह गर्म है, वह जीवित है। सम्राट चिल्लाया, प्रिय, जल्दी करो, एक पुजारी को बुलाओ, महान जादूगर को भी बुलाओ। कुछ समय बाद रोसेटा जाग गई। सम्राट ने पूछा, मेरी प्रिय, क्या तुम ठीक हो? रोसेटा ने सोचा, आर्मंड अभी भी यहाँ है, मेरे सामने, मेरे सो जाने के बाद भी मैं संभवतः सपना नहीं देख सकती। क्या मैं हूँ? क्या इसका मतलब है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है और मैं भविष्य की यात्रा कर चुकी हूँ? सम्राट ने पूछा, तुम्हारी क्या सोच है मेरी प्यारी? रोसेटा ने सोचा, तो आर्मंड 10 साल बाद ऐसा दिखता है, वह और भी मोटा हो गया है और अब उसकी आवाज भी धीमी हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसका ये रूप नहीं देख पाए। लेकिन हमारी शादी और हमारे हनीमून का क्या हुआ? उस यात्रा का क्या हुआ जिसका हमने वादा किया था? सम्राट चिल्लाया, पुजारी, इधर आओ। पुजारी ने कहा, कृपया शांत हो जाए, गहरी सांस अंदर बाहर कीजिए। वेलेरियन ने आकर पूछा, अरे, महारानी जाग गई हैं क्या? रोसेटा बोली, तुम महल में क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें 5 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया था और पुजारी पहले जैसे ही हैं। पुजारी ने पूछा, महाराज, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रहे हो? रोसेटा बोली, महाराज, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था, महाराज। रोजीटा ने सोचा, क्या? वेलेरियन बोला, क्या तुमने अपनी याददाश्त खो दी है? पुजारी ने कहा, शायद यह अस्थायी याददाश्त का नुकसान है। अगर मैं पूछूं तो तुम्हें अब तक क्या याद है?
रोजीटा ने उत्तर दिया, मुझे उस क्षण तक सब कुछ याद है जब महाराज ने मुझे प्रपोज किया था। सम्राट ने पूछा, क्या तुम 10 साल पहले की सर्दियों की बात कर रही हो? रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक से कहूं तो ऐसा नहीं है कि मेरी यादें गायब हो गई हैं। उसने सोचा, क्या मुझे आर्मंड को सच बताने से पहले वैलेरियन से बात करनी चाहिए? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं उसे वैसे भी बताने वाली थी। रोसेटा ने कहा, तो सच तो यह है कि मैं वैलेरियन के जादू की मदद से समय में पीछे चली गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही समय रेखा पर लौट आई हूँ, लेकिन मैं लगभग 10 साल आगे कूद गई हूँ। सम्राट ने पूछा, तुम समय में पीछे चली गईं? रोसेटा ने आगे कहा, यह एक लंबी कहानी होगी। फिर उसने उन्हें सब कुछ बताना शुरू किया। तो अंत में जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं अचानक 10 साल बाद जाग उठी। ये देखकर कि कैसे जादुई माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार गायब हो गई, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह रागनार का दिल था। सम्राट ने टिप्पणी की, मैं जो हुआ उसका सार समझ गया, लेकिन तुम पहले क्यों रो रही थी? रोसेटा ने जवाब दिया, तुम्हारा पुराना महल खाली था, इसलिए मुझे लगा कि भविष्य नहीं बदला है। वैलेरियन बोला, उस कमीने ने मुझे किसी देहात में निर्वासित कर दिया और तुरंत बाद राजगद्दी पर बैठ गया। उसके कुछ समय बाद ही तुम दोनों ने एक भव्य शादी कर ली। मैंने सुना है कि तुम अपने हनीमून के लिए एक शानदार समुद्र तटीय शहर गए थे। वह उस जगह के बहुत पास था जहां मुझे निर्वासित किया गया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा हनीमून बर्बाद करने से खुद को रोकना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। रोसेटा ने सोचा, इतने 10 साल बाद भी वे दोनों फिर से लड़ रहे हैं। उसने कहा, मेरे सामने लड़ने की हिम्मत मत करना। वैलेरियन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हम दोस्त हैं। तुम्हारे सामने? रोसेटा ने पूछा, पुजारी, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम लुग्नेला के साथ घुल मिल रहे हो? पुजारी ने जवाब दिया, हाँ, हमने भी लगभग 5 साल पहले शादी की थी। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, और अभी कुछ समय पहले ही लुग्नेला डचेस बनी थी। रोसेटा ने सोचा, उसने सत्ता और अपने पति दोनों जीत लिए। शाबाश महिला। उसने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? वैलेरियन ने जवाब दिया, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। रोसेटा ने टिप्पणी की, समझ गई, मुझे लगता है कि हम अभी शादी करने के लिए बहुत छोटे हैं। वैलेरियन ने उससे कहा, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने पहले प्यार से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। रोसेटा ने पूछा, क्या? सम्राट ने कहा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर तुम ऐसी बेतुकी बातें कहती रहोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बस मर जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पुजारी चिल्लाया, अगर तुम दोनों ऐसे ही हंगामा करने वाले हो तो कृपया चले जाओ। फिर रात में सम्राट ने कहा, मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? रोसेटा ने कहा, मैं खुद बना लूंगा। सम्राट ने पूछा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि शादी के बाद हम कैसे किनारे पर घूमे थे और साथ में बिताए अनमोल दिन? रोसेटा ने कहा, हाँ। मुझे माफ कर दो महाराज। सम्राट ने कहा, नहीं, माफी मत मांगो। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी सुखद यादें हैं, फिर भी तुम मेरी मौत की याद से परेशान हो। रोसेटा ने जोर देकर कहा, मैं ही हूं जिसने समय में पीछे जाने का फैसला किया है, और हमारे पास अभी भी साथ में काफी समय है, इसलिए इतना निराश मत होइए। और हाँ, आप कब से मुझसे इतनी औपचारिकता से बात कर रहे हैं? सम्राट ने जवाब दिया, शादी के बाद से मैं ऐसी ही हूं, ताकि हम पति पत्नी के बराबर का दर्जा पा सकें। रोसेटा ने आगे कहा, 10 साल पहले से आपका शरीर भी बदल गया लगता है। सम्राट ने जवाब दिया, आपने कहा था कि आपको हटे कट्टे पुरुष पसंद है, इसलिए मैं नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रही हूँ। रोसेटा ने सोचा, वाह, मैं तो पुरानी हूँ। सम्राट ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो इसे छू भी सकती हो। रोसेटा ने कहा, तब तो बस एक थपकी ही काफी होगी। उसने सोचा, एक आदमी का सीना इतना दृढ़ और मजबूत कैसे हो सकता है? सम्राट बोला, इससे मुझे याद आ रहा है जब हम अपने हनीमून पर थे। रोसेटा ने पूछा, क्या तुम्हें उसकी याद आएगी? सम्राट ने जवाब दिया, तब भी तुम मेरे ऊपर चढ़े थे। रोसेटा ने कहा, मैं देखती हूँ शादी और हनीमून शानदार रहे होंगे। भगवान का शुक्र है मुझे याद नहीं। मेरा मतलब है, कितने अफसोस की बात है कि मुझे भी याद नहीं है। बादशाह ने पूछा, तो फिर क्यों न हम सब फिर से कोशिश करें? हमारा हनीमून मतलब कल ही निकल चले। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबाएं और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।